सो हेलो गाइस, नीट पीवाईक्यू सीरीज़ का एक और वीडियो लेके आ गए हम लोग। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का लिक्विड सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम लास्ट 10 इयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ है उन्हें लेके आ गए हैं, इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, की वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमें गिवन है द डेंसिटी ऑफ अ 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज़ 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज़, मतलब हमें इसमें बेसिकली मोलैलिटी पूछा गया है। तो मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें किस में लेना होता है? केजी के अंदर। हमें गिवन क्या है? मोलैरिटी गिवन है। मोलैरिटी हमें गिवन है 2 मोलर। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम मान लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर और 1000 ml, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दे रखा है 1.28। ये सेंटीमीटर क्यूब को हम ml भी लिख सकते हैं, तो इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा बेसिकली 1280 ग्राम आ जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी दे रखा है 2 मोल्स। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट x मान लेते हैं। वॉल्यूम को हमने क्या मान रखा है? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? 2 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमें मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब हमें अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है, ये क्या हो गया हमारा? मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? तो मास ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मोल्स इंटू मोलर मास। तो कितना हो जाएगा? 2 मोल है और मोलर मास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 दे रखा है, तो 2 इंटू 40 कर देते हैं, तो ये हमारा जाएगा 80। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम जानते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें एट लास्ट चाहिए तो मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन के मास को सॉल्यूशन मास माइनस सोल्यूट मास, अगर हम माइनस कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। सॉल्यूशन का मास कितना है? 1280। सोल्यूट का मास कितना है? 80। तो सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा? 1200। तो यहाँ पे हमारा 1200 ग्राम आ गया। अब हमें इस सवाल में मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है, हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1200। ये कैसे हुआ? ये जो ये वाला है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। तो 20 से 20, तो ये आ गया 20/12। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो 1.67 ये आ जाएगा हमारा मोलर। ऑप्शन में देख रहे थे कौन सा है? 1.67
डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करा, बेसिकली हमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसे 1 लीटर मानना पड़ेगा, एक ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। और इसके बाद हमारा एक और बाकी ये फॉर्मूला, इस क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ है? मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट विल बी। जो ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है वो मोलैलिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, मोलैलिटी इंडिपेंडेंट होता है। ये कांस्टेंट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, ये किसके लिए? एक सॉल्यूशन के लिए होता है। तो इसकी वैल्यू सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन चेंज होता है, ना कि डाइल्यूट करने से या किसी भी चीज़ करने से नहीं होने वाला। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अनचेंज्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन भी एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड solution should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3. The concentrated acid is 70% HNO3. ठीक है, चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना क्या है? कंसनट्रेशन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसनट्रेटेड न्यूट्रिक एसिड। तो हमें यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 250 ml, और हमें क्या दे रखा है? मोलैरिटी दे रखा है, मोलैरिटी दे रखा है 2 मोलर। बस, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जरूर याद रखना, मैं बार बार कर रहा हूँ। मोल्स कितना दे रखा है? मोल्स निकाल लेते हैं, 2 इंटू एक्स अपॉन में 250 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो x हो जाएगा, है ना, 4x इक्वल्स टू 2, तो x हो जाएगा हमारा 0.5, तो 0.5 मोल्स आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है? मास। तो मास निकाल लेते हैं। तो मोल क्या होता है? मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। चलो मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं हम किसका? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। तो HNO3 कितना है? 1461 प्लस 14 प्लस 48, तो कितना हो गया ये? इसका कितना आ गया? 63। तो मोलर मास कितना आ गया? 63। तो मास देख लेते हैं, मास हमें निकालना है। तो मोल्स कितना हो गया? 1/2 इंटू 63। तो ये हमारा मास ऑफ क्या आ गया? मास ऑफ HNO3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 31.5 ग्राम। हमें ये बेसिकली अब दे रखा है 90 ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3, 70 ग्राम कंसनट्रेटेड HNO3, और हाँ यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? 70% है, जो एसिड है वो 70% है। जब हम निकाल लेते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारा ऑप्शन दे रखा है उसे हमें 70% निकालना पड़ेगा। देखते हैं 90 का, एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, ये ऑप्शन में क्या है? 90
इंटू 70/100, एक ही हो गया 70 इंटू 70/100, 54 इंटू 70/100 और 45 इंटू 70/100। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारा जो सॉल्यूशन है वो 70% HNO3 है, यानी अगर मैं 100 ग्राम HNO3 लेता हूँ तो उसमें जो हमारा मास होगा वो बेसिकली कितना होगा, 70 ग्राम ही होगा। तो अगर मैं 90 ग्राम लेता हूँ तो इसका कितना होगा, 70% होगा 90 का, और हमें कितना चाहिए 31.5 ग्राम। तो आप निकाल के देखते हैं दोनों को। तो ये आ गया 63, गया 49, तो ये कितना आ गया 45 इंटू 7/10, 5 2 जा 10, 5 9 जा, तो 63/2 31.5। तो यही हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ड्स लॉ। मतलब बेसिकली ये हमसे पूछ रहा है कि रॉल्ड्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन कर रहा है। तो जो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो ओबे रॉल्ड्स लॉ, जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करे उसे आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो रॉल्ड्स लॉ को ना फॉलो करे उसे नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल में दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। अरे नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन है बेसिकली हमें CHCl3 या कोई HNO3, ये दो बेसिकली देखना होता है, और इसमें हमें देखना होता है CCl4 और हमारा एक एल्कोहल होता है। एल्कोहल, तो हमारा क्या पूछा गया यहाँ पे, पॉजिटिव डेविएशन, बेंजीन और टोलुइन। और हाँ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के बेसिकली वही एग्जांपल होते हैं जिनके मोलर मास या फॉर्मूला में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ओके, बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन बेसिकली ये होता है, और ये बेंजीन CH3, तो इसके मोलिकुलर मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, CH3CO CH3। और ये देखो क्लोरोफॉर्म आ गया, क्लोरोफॉर्म को हम लिख सकते हैं CHCl3, ये किस में आ गया, नेगेटिव डेविएशन में। क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन, CH3 CH2Cl, CH3 CH2 Pr, इन दोनों के मोलर मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये किसका हो गया, आइडियल, ये किसका हो गया, आइडियल, और CH ये किसका हो गया, नेगेटिव डेविएशन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन, इथेनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है, बेसिकली आप ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये इन पॉइंट्स को याद कर ले, आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट regarding to the solution of two component A and B exhibiting positive deviation from ideal behavior। तो पॉजिटिव डेविएशन होता है ना, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस AA या BB के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है किससे, AB से, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये किस में होता है, पॉजिटिव डेविएशन में, और जो नेगेटिव डेविएशन होता है उसमें इसका उल्टा होता है, IMF AA BB का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है IMF AB से।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन ए बी। डेल्टा एच मैक्स इक्वल्स टू 0, ये किस में होता है, आइडियल में। डेल्टा वी मैक्स 0 किस में होता है, आइडियल में। और इंटरमोलिकुलर ये किस में होता है, नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इन water saturated air the mole fraction of water vapor is 0.02, the total pressure of the saturated air is 1.2, the partial pressure of the dry air। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर कितना दे रखा है, 0.02। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर कितना आ जाएगा, ऑफ ड्राई एयर 1 माइनस 0.02, तो ये कितना आ जाएगा 0.98। ये कैसे आया, 1 में से गया, तभी जानते हैं काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर एक का पता है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे। तो टोटल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर कितना दे रखा है, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 1.2 atm। तो जैसे हम अगर किसी भी एयर या ड्राई एयर का निकालना चाहते हैं तो क्या चाहिए, टोटल प्रेशर इनटू काई ऑफ ड्राई एयर, है ना। जैसे रॉल्स लॉ में होता है पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए। ऐसे ही जब ये गैस फेज में होता है तो क्या होता है, पी ए इक्वल्स टू काई ए, या इसको हम वाई से डिनोट करते हैं, वाई ए इंटू पी टोटल। ठीक है, और ऐसे ही पी बी क्या हो जाएगा, वाई बी इंटू पी टोटल। तो ऐसे ही पी ड्राई एयर क्या हो जाएगा, तो हमने पी टोटल कितना है 1.2 और काई ड्राई एयर कितना है 0.98। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.176 atm। हमारा आंसर हो जाएगा डी। बहुत ईजी सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये क्या होता है, द मिक्सचर दैट शो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज, मतलब जैसे जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ जो शो करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, और जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, वो क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। फिर यही जो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है वो मैक्सिमम बॉइलिंग में आ जाएगा, जो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है वो मिनिमम बॉइलिंग में आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, नेगेटिव डेविएशन, तो हमें क्या ढूंढना है, क्लोरोफॉर्म ढूंढना है। क्लोरोफॉर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो हमें यहाँ पे और क्या लिखा था हमने, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिखा और नाइट्रिक एसिड लिखा, तो यहाँ पे हमें नाइट्रिक एसिड दिख रहा है क्या कहीं पे, ये इथेनॉल प्लस वाटर एल्कोहल दिख गया, तो ये किसका हो गया, पॉजिटिव डेविएशन, यानी ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, ये तो हो गया आइडियल सॉल्यूशन। और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव का। तो वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड ये किसका हो गया, नेगेटिव डेविएशन यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप वो होते हैं जो कि कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो दोनों को अलग करना
मतलब इम्पॉसिबल सा हो जाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करना इज डिफिकल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा एजियोट्रॉप का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग statement about the composition of the vapor of an ideal 1:1 molar mixture, यानी n benzene upon n toluene 1:1 दे रखा है। ठीक है, तो काई बेंजीन क्या हो जाएगा, 1/1 यानी 1/2। वैसे ही काई टोलुइन क्या हो जाएगा, 1/2, यानी काई ए इक्वल्स टू काई बी। हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर डाटा एट 25 डिग्री सेल्सियस बेंजीन का कितना है, यानी P0 बेंजीन दे रखा है कितना, 12.8, और P0 टोलुइन कितना दे रखा है, 3.85 किलो पास्कल दोनों ये। बस तो पी बेंजीन कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 12.8 किलो पास्कल, और ये सी टोलुइन क्या हो जाएगा, पी टोलुइन हो जाएगा 1/2 इंटू 3.85। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 6.4 आएगा, और ये आ जाएगा 1.79 या 1.9 आ जाएगा। यानी ज़्यादा किसका, यानी पी बेंजीन ज़्यादा है, यानी पार्शियल प्रेशर यानी वेपर के हाईएस्ट परसेंटेज किसके होंगे, बेंजीन के। तो वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ टोलुइन, नहीं। वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, गलत। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, गलत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें यहाँ दे रखा है एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज गिवन 732 mm of Hg। इफ Kb इक्वल्स टू इतना द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी। तो हम RLVP का कॉन्सेप्ट जानते हैं, P0 ए माई PS अपॉन में P0 ए। ये PS क्या होता है, सॉल्यूशन, और ये P0 ये क्या होता है, सोल्यूट, ये सॉल्वेंट। ठीक है, चलो फिर सॉल्व करते हैं। और ये क्या होता है, NB अपॉन Na। NB हमारा सोल्यूट होता है और Na क्या होता है, सॉल्वेंट। चलो फिर सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तो P0 जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg एट 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब कर देते हैं 760 माइनस 732 अपॉन में 760 इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा, 6.5 अपॉन में मोलर मास इसका नहीं पता तो x लिख लेते हैं, अपॉन में वाटर है सॉल्वेंट 100 अपॉन में 18। तो सॉल्व करना है बस। 760 माइनस 732 आ जाएगा हमारा 28 अपॉन में 760, 32, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू 6.5 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 31.75 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता चल गया है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो बस अब हमें क्या चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। तो हम जानते हैं, एक सेकंड,
हम जानते हैं डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। ये क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये एम क्या होता है? मोलैलिटी। और के बी क्या होता है? इक्विलिब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, कांस्टेंट। चलो फिर सॉल्व करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी इनिशियल कम होगा, टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। चलो फिर सॉल्व। टी बी इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट कितना था? टी बी माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, सब कुछ केल्विन में रखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस प्लस टू के बी 0.52 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट 6.5 अपॉन में मोलर मास अभी निकाला हमने 31.75। 31.75 ये आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये कितना आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम है, 100 डिवाइडेड बाय 1000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0.52 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 31.75। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 6, तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारा सॉल्व होके 1.06 डिग्री सेल्सियस। तो टीवी क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा तो 1.06 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 101.06 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आवर आंसर। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना था? पहले उन्होंने प्रेशर दे रखा था सॉल्यूशन का, तो उससे हमने प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को जब मिक्स करा हमने, तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से हमें यहाँ मोलर मास निकाल लिया हमने सोल्यूट का। मोलर मास सोल्यूट निकाल के हमने यहाँ फिर मोलैलिटी निकाल लिया, और उसके बाद हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल के सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन इज द नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। अभी हमने थोड़ी देर पहला कि डेल्टा एच मिक्स आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 होता है, डेल्टा वी मिक्स 0 होता है। अब पी ऑब्जर्व क्या होता है? डेल्टा पी होता है पी ऑब्जर्व माइनस पी नॉट। डेल्टा एस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, 0 नहीं हो सकता। अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है या कोई भी सॉल्यूशन बन रहा है तो वो पॉजिटिव ही होगा, 0 से बड़ा। यानी रैंडमनेस हमेशा जो होती है वो इंक्रीज ही हो रही होती है। इंक्रीज फॉर क्या? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, और जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो रैंडमनेस तो बढ़ेगी। तो 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If PA and PB are the vapor pressure of pure liquid component A and B respectively, if chi A represent the mole fraction of A component, the total pressure of the solution will be। तो हम जानते हैं P total क्या होगा? PA प्लस PB। ठीक है, यहाँ पे हमें A का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, B का नहीं दे रखा। इसको हम लिख सकते हैं P नॉट A chi A प्लस P नॉट B इंटू 1 माइनस काई ए। लिख सकते हैं क्या? क्योंकि काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1, तो काई बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस काई ए। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना हमें। तो पी नॉट ए काई ए, सॉरी हम पी नहीं, काई बी काई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए। तो यहाँ से काई ए कॉमन ले लिया,
पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस बी नॉट बी। तो ये क्या हो जाएगा, पी बी प्लस काई ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 21 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ Al2SO4 3। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में देखते हैं Al2SO4 3 किस तरीके से ब्रेक होगा, आयंस में कैसे डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा 2Al प्लस 3 प्लस SO4 2 माइनस 3SO4 2 माइनस, तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, 5 आयन में डिसोसिएट हो रहा है। तो इसका I क्या हो जाएगा, तो I इक्वल्स टू 5। अब हमें बेसिकली इसमें देखना है K3FeCN6। तो ये कैसे होगा, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होता है वो पूरा का पूरा ट्रू रुकता है। तो ये क्या हो जाएगा 3K प्लस FeCN का होल 6 माइनस, है ना। ऐसे ही K4FeCN6 क्या हो जाएगा 4K प्लस FeCN6 माइनस। तो ये कितना आ गया 4 और 1 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ऐसे ही AlNO3 का 4 आ जाएगा और K2SO4 का 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि इसका भी 5 है और इसका भी 5 है। तो 37 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ X in water is greater than equimolar solution of Y in water. Which of the following statements is true in this case? तो डेल्टा TB क्या होता है, I इंटू KB इंटू M। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा TB ऑफ X वो ज़्यादा है किससे, डेल्टा TB ऑफ Y से। ये गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें क्या पता करना है। तो जैसे इसका क्या हो जाएगा IX इंटू KB इंटू M ज़्यादा है किससे, IX KB IY इंटू KB इंटू M। तो KB जो होता है वो सेम होता है सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। अब मोलैलिटी भी सेम हो जाएगा क्योंकि मोल सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, IX ज़्यादा है किससे, IY से, यानी I ज़्यादा है, यानी इसका I ज़्यादा होता है वो क्या हो रहा होता है, डिसोसिएशन। और जिसका कम होता है वो एसोसिएशन हो रहा होता है ना। क्यों, क्योंकि I का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर डिसोसिएशन 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। ये होता है किसके लिए, डिसोसिएशन। और एसोसिएशन के लिए क्या होता है, I इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई N माइनस 1 अल्फा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई N, यानी इसमें 1 में से कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट होगा। यानी जो एसोसिएशन के लिए होता है वो I की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास ये तो हम पता नहीं कर पाएंगे, ये भी पता नहीं कर पाएंगे। Y इज अंडर गोइंग डिसोसिएशन, Y इज अंडर गोइंग एसोसिएशन, तो X इज अंडर गोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। ये तो उल्टा लिख दिया इन्होंने, गलत, तो ये सही। तो हमारे 39 पे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विच वन विल एक्सिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम जानते हैं डेल्टा TF इक्वल्स टू IKF इंटू M। डेल्टा TF क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जब भी हम सॉल्यूशन में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है।
यानी जिसका आई का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा कम होगा, यानी आई का वैल्यू जितना कम होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, यानी आई का वैल्यू सबसे कम किसका है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का 1 होता है, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 5। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। डिप्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स द, अच्छा लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछ रहा है, यानी आई की वैल्यू जिसकी ज़्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के, तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो जिसका आई ज़्यादा है उसका हो जाएगा, तो यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The Van't of factor I for a compound which undergoes dissociation in one solvent and association in, अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया जो डिसोसिएशन होता है उसका मोर देन 1 और एसोसिएशन का लेस देन 1, तो हमारा आंसर है 41 का सी ऑप्शन। चलो, a 0.1 molar aqueous solution of weak acid is 30% ionized. If the Kf is इतना, the freezing point of the solution will be, तो हम क्या जानते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। अब कोई अगर एक एसिड है तो वो किस में टूटेगा, H प्लस प्लस ए माइनस में, कितने आयंस जाएंगे, 2 आयंस है ना, तो आई की वैल्यू क्या जाएगी 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, तो आई हो जाएगा 1 प्लस एन कितना हो गया 2 माइनस 1 अल्फा हो गया 30%, यानी अल्फा इक्वल्स हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3 है ना, कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1, तो 1 प्लस 0.3 यानी 1.3, तो आई की वैल्यू कितना आ गया 1.3। अब बस अब फॉर्मूले में पुट करना है कि एफ की वैल्यू दे रखी है। चलो सबसे पहले हम डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई की वैल्यू 1.3 लिख लेते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। के एफ हमें दे रखा है 1.86 और मोलालिटी कितना दे रखा है 0.1 मोलर इंटू 0.1। इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा टी एफ हमारा आ जाएगा, जो सॉल्व करने का 0.2418 ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी इनिशियल वाला ज़्यादा होगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ प्लस टू 0.2418। एक सेकेंड, अरे यार ये क्या है, एक सेकेंड इसको स्लाइड ही चेंज कर देता हूँ। टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल्स टू कितना है 0.2418। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 ही होता है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टी एफ इक्वल्स टू 0.2418, तो टी एफ कितना आ जाएगा 0.2418 और ये साइन हो जाएगा माइनस का, तो -2 0.2418 कहीं दिख रहा है क्या, ये हमारा आंसर 42 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43। 200 ml of an aqueous solution of protein contain 1.26 gram. The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is found to be इतना, the molar mass of the protein।
तो पाई का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, पाई इक्वल्स टू होता है CRT, ये होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे C क्या होता है, C होता है कॉन्सेंट्रेशन, T होता है टेम्परेचर और R तो गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। वेट अपॉन में मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर इंटू R इंटू T। तो क्या निकालना, मोलर मास ऑफ प्रोटीन हमें निकालना। चलो हमें ये x मान लेते हैं। वेट कितना देखा 1.26 अपॉन में x तो वॉल्यूम कितना देगा 250 बाई 1000 इंटू R इंटू T एट 300 केल्विन पूछा गया। बस इसको सॉल्व करना है 1/4 तो ये हो जाएगा दिस 1.26 इंटू 4 अपॉन में 26 इंटू 4 डिवाइडेड बाई x इंटू 8 आर की वैल्यू 0.083 इंटू 300 पाई की वैल्यू कितनी थी रखी है 2.57 इंटू 10⁻³ एक मिनट इसको मैं चलो अब आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2.57 जब यहाँ से हमें x निकालना तो x यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा, रेड पेंसिल लिख देता हूँ। x हो जाएगा 1.26 इंटू 4 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2.57 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, काट के देखते हैं। ये लगभग 1 to 2 टाइम चला जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा। इसको मैं 2 टाइम में काट देता हूँ, इसको 2 से काट देता हूँ। 2 इंटू 0.83 ये लगभग 1.6 4800 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा 2 10⁻³ चला गया तो ये हो जाएगा 10⁻³ 10⁻5 2 3 जा 6 8 जा 48 यानी इसका आंसर लगभग आएगा हमारा 43 का डी ऑप्शन 61,000। ओके, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 61038 ग्राम पर मोल। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि पहले हमारे पास टाइम ज़्यादा आता था और ये 2011 का सवाल है। तो अभी जो ये कॉन्सेप्ट है वो पूछा जा सकता है लेकिन इससे डेटा नहीं मिलेंगे आपको। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 0.02 मोलर aqueous solution of ionic compound. This freezes at this number of moles of ion which 1 mole of ionic compound produces on being dissolved in water. डेल्टा TF हम जानते हैं, डेल्टा TF इक्वल्स टू, यहाँ पे बेसिकली हमें I की वैल्यू पूछ रहा है। डेल्टा TF इक्वल्स टू IKF इंटू M। ठीक, तो 0.0020 ये हमारा क्या हो गया मोलैलिटी। KF हम जानते हैं 1.86 होता है, 1.86 यहाँ पे माइनस दे रखा हमें तो माइनस लेना पड़ेगा और I की वैल्यू निकालना है ना। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 0 माइनस 0.00732 तो ये कितना आ जाएगा 0.00732 इक्वल्स टू I इंटू -1.86 इंटू 0.020। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा आंसर I की वैल्यू 0.00732 अपॉन में 1.86
1.86 इंटू 0.0020। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आई का वैल्यू आएगा वो क्या जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या है? बेसिकली ये सारे सवाल क्या है, इजी कैटेगरी में आते हैं। फॉर्मूले रखो, आंसर पाओ। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विथ इक्वल फ्लो रेट। Water flow from both sides with unequal flow rate from solution having low concentration only। तो क्या फ्लो करता है? हाई कंसनट्रेशन से लो फ्लो ही करता है ना। हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। यानी कहाँ जा रहा है? और यही अगर हम सोल्यूट की देखें तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यानी जहाँ सोल्यूट कम हुआ वाटर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मतलब वाटर कम, और लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मतलब वाटर ज़्यादा। तो हाई यानी बेसिकली फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन ओनली, यानी लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हाई कंसंट्रेशन। ओके, ठीक है। A solution containing 10 gram decimeter cube of urea molecular mass इतना is isotonic with a 5% solution of a non-volatile solute. The molecular mass of the non-volatile solute is। चलो फिर करते हैं। हम जानते हैं PV इक्वल्स टू NRT होता है। तो यहाँ से प्रेशर क्या हो जाएगा? NRT/V। चलो फिर यहाँ से पाई निकालते हैं। 10 मास अपॉन में मोलर मास इंटू R की वैल्यू कितना था? 0.0821 इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। 1 डेसीमीटर क्यूब कितना था? 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर। तो यहाँ से प्रेशर 1 आ गया। ये आइसोटोनिक है किसके? प्रेशर टू 5%, यानी 5% सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल, यानी 5 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये 100 ml ऑफ सोल्यूशन अगर वाटर माने तो, इफ वाटर देन 100 ml। अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम वाटर ही मानेंगे। P2 क्या हो जाएगा? मास कितना हो गया? 5/x। ठीक है, अपन में 100/1000 क्योंकि इसको उसमें करना। यह गया हमारा कंसनट्रेशन इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कुछ नहीं दे रखा तो हम मान लेते हैं। इसके बाद बस दोनों को इक्वेशन करना है क्योंकि ये आइसोटोनिक है। ये हो जाएगा 50/x इंटू 0.0821 इंटू टी। तो ये 0.0821 0.0821 टी कट जाएगा तो बचेगा 10/60 इक्वल्स टू 50/x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 और ये हो गया 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा? 10/60 इक्वल्स टू 50/x। तो x क्या हो जाएगा हमारा? x हो जाएगा 50 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10। ये आ गया 300 ग्राम पर मोल। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैम्फर इज ऑफन यूज्ड इन मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन
बिकॉज कैम्फर को ही हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम उसका यूज़ करते हैं जिसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वैल्यू हाई होता है। जिस ये बेसिकली लर्न न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The solution contains non-volatile solute of molecular mass M2. Which of the following is used to calculate molar mass of solute in terms of osmotic pressure? तो पाई क्या होता है? सोल्यूट का मोलर मास मान लेते हैं M2 अपॉन मोलर मास M2, मोल्स आ गया अपॉन में इरेजर। इसमें हम ये वाला यूज़ करते हैं क्योंकि ऑप्शन में दे रखा PV इक्वल्स टू NRT यूज़ करते हैं। इससे हमें प्रेशर निकालना है ना, मोलर मास निकालना, तो कर लेते हैं। प्रेशर को इन्होंने पाई मान रखा। चलो N को क्या लिख सकते हैं? M2 अपॉन में M2 इंटू R इंटू T इक्वल्स टू पाई इंटू V। तो M2 क्या आ जाएगा? M2 RT बाई पाई V। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, M2 RT बाई पाई V। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन प्रोवाइड मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन पॉलीमर विद ग्रेटेस्ट प्रिसीजन? तो मोलिकुलर मासेस अब जो पॉलीमर्स होते हैं उन्हें हम किससे डिटरमाइन करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर से ही क्यों करते हैं? क्योंकि अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो लो वैल्यू देते हैं जो कि मेज़र करेक्टली नहीं किया जा सकता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट रूम टेम्परेचर पे भी करा जा सकता है, ज़्यादा ही रिक्वायर हीट नहीं करता। ठीक है, अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो पॉलीमर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जिसका आई ज़्यादा उसका पाई ज़्यादा। बस यहाँ पे सी ए प्लस 2 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम टू सेम से वाला है, ये आप होमवर्क में कर लेना। K फॉर एफिशिएंसी 6, ये बेसिकली 5 पूछ रहा है। चलिए जगह 2 + 3 5, 1 + 3 4, 1 + 1 2, 2 + 1 3 5। Which one is a colligative property? तो colligative property कौन होता है? बॉइलिंग पॉइंट नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Which of the following aqueous solution is minimum freezing point? मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट बताया मैंने, डेल्टा TF इक्वल्स टू आई KF इंटू एम। तो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी आई ज़्यादा तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम। डेल्टा TF ज़्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम। ठीक है, तो हमें क्या करना है? तो हमें मिनिमम पूछा ना, मिनिमम के लिए क्या चाहिए? आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा चाहिए। आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में होगी? MgI2 में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये भी ध्यान देना होगा कि NaCl के लिए 2 होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। ब्लड सेल रिटेन देयर नॉर्मल शेप इन सॉल्यूशन विच आर? जब हम ब्लड सेल को किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका जो शेप होता है ना ब्लड सेल का, ये शेप है। इस शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आता। चेंजेस कब आएगा? जब या तो आउटर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो या हाइपरटोनिक हो। अगर बाहर
जैसा कंसंट्रेशन सेल के अंदर है वही कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन के अंदर भी आ जाए तो ना वाटर आउट जाएगा ना वाटर इन जाएगा। वाटर इन और आउट नहीं जाएगा तो क्या होगा, ना सेल श्रिंक होगा और ना ही सेल फ्लैसिड होगा। तो यानी इसके लिए क्या चाहिए, आइसोटोनिक चाहिए, यानी बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन दोनों सेम होना चाहिए, यानी आइसोटोनिक टू ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the vapor pressure of two liquid and P and Q are 60 and 62 are the total vapor pressure of the solution 3 moles of P and यानी हमें P टोटल पूछा गया है, टू लिक्विड, NP दे रखा है 3, NQ दे रखा है 2, P टोटल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, P नॉट ए दे रखा है, P नॉट ए दे रखा है हमें, नहीं P नॉट P दे रखा है 80, P नॉट Q दे रखा है 60, बस। तो P टोटल क्या होगा, PA प्लस PB, ठीक, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, P नॉट A दे रखा है 6, एक दे रखा है कितना, ये कितना है 80 आई थिंक 80, तो 80 इंटू NP है 3/5 का ये और का भी हो जाएगा 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ये 48 प्लस 24 तो ये जाएगा 72 टॉर। इसका आंसर क्या जाएगा हमारा 72। ये भी क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के इजी सवाल पूछे जाते हैं तो ये भी पर जरूर देखिए। तो यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म होता है। तो यहाँ पे हमने लगभग फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th की ख़त्म कर दिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की मूल कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।